हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। मैं राहुल सर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम 10-15 दिन लगने वाले चैप्टर को कम से कम समय में एक विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ ओनली 1 आवर हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, इसके बारे में हम देखेंगे। राइट, जिस चैप्टर को हम इतना बड़ा हमारे पास लिखा हुआ रहता है, इसके नोट्स, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे पॉइंट्स हम विद इन अ 1 आवर किस तरीके से किसी एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, वो आज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स, एंड दैट इज नथिंग बट द रोटेशनल मोशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। And this we are going to, yes, obviously this we are going to discuss in terms of अ माइंड मैप, जिसको आप फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। राइट, तो इतने सारे कंटेंट्स, एन नंबर ऑफ कंटेंट्स वी आर हैविंग, जिसको हम रिड्यूस करके एक सिंगल पेज पे एक सिंगल माइंड मैप का यूज करके, चार्ट का यूज करके हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन। So this is what a flow chart, a mind map we are having for the rotational motion. Let's discuss. रोटेशनल मोशन का सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा सेंटर ऑफ मास। अब सभी लोगों को जहां तक के पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कि किसी बॉडी, कोई एक आधी रिजिड बॉडी है तो, या इरेगुलर शेप जिसको हम बोलते हैं, राइट, उस बॉडी का अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से, बिकॉज दैट बॉडी, दैट सिमेट्रिकल बॉडी विल हैव द सेंटर ऑफ मास, बट अनसिमेट्रिकल बॉडी, सॉरी, सेंटर, बट अनसिमेट्रिकल बॉडी के पास सेंटर नहीं रहेगा। राइट, बिकॉज अगर हम उसको कहीं किसी एक पॉइंट से आधे हिस्से से काट देते हैं तो इट विल नॉट मैच, इट विल नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। सो इन सच केस सच बॉडीज विल नॉट हैव द सेंटर, रादर दे विल बी हैविंग अ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो होल बॉडी का मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना। तो द मास ऑफ a body, whole body, if it is supposed to be concentrated at one point, that point is nothing but called as the center of mass. Right, जैसे कि definition हमारे पास है, center of mass, the point where the whole mass of the system supposed to be concentrated. जैसे कि if you observe this diagram, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल की 3 मीडियंस हमने ड्रॉ की है। राइट, ये तीनों मीडियन ये इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पूरे ट्रायंगल का जो सेंटर या ट्रायंगल का मास जो है ये किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट दिस, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है सबको? अब ये सेंटर ऑफ मास किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सेंटर ऑफ मास जो है, पोजीशन, इसके एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस पोजीशन सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, एज वेल एज द एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो भी उसके सेंटर ऑफ मास रहेंगे, लाइक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो जिसमें से पहले पोजीशन सेंटर ऑफ मास के बारे में देखते हैं कि पोजीशन सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, it also depends on the shape of the body, it also depends on the mass distribution of the body. Right, translational motion में, right, see, position center of mass depends upon the shape, size and distribution of the mass only. Right, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज होता है, बाकी किसी भी मोशन में चेंज नहीं होगा। राइट, सो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of an object changes only in the translational motion. Right, sometimes the body, if the bodies are small, then its center of mass as well as center of gravity are will coincide with each other. Right, and the center of mass of the this, that is third point, the center of mass and the center of gravity coincide for a small bodies, and the last point is nothing but center of mass of the rigid bodies is independent of the state. इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट मतलब अगर बॉडी, रिजिड बॉडी, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो मोशन में है तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी मोशन में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो हमने जो अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से डिफाइन किया है वो देख लेते हैं।
पोजीशन सेंटर ऑफ मास किस तरीके से रहता है वो देख लेते हैं। पोजीशन सेंटर ऑफ मास को हम RCM बार से डिनोट करते हैं। एंड वी नो दैट के एखादी बॉडी अगर है तो वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई रहती है, राइट। तो वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज नथिंग बट द m1 पहले पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर दैट इज r1 बार, है ना। सेंटर ऑफ मास that is position center of mass, velocity center of mass and acceleration center of mass, these are vector quantities, so बार देना important रहेगा। so RCM बार will be equals to पहले पार्टिकल का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस दूसरे पार्टिकल के लिए भी m2 r2 बार प्लस डैश डैश ऐसे m3 r3 बार m4 प्लस m4 r4 बार ऐसे nth पार्टिकल तक के जाएंगे तो इट बिकम्स mn into rn बार एंड होल इट इज डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब सारे पार्टिकल का मास अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मास हमें मिल जाएगा दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश अप टू mn। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, ये यहाँ पे समेशन सीरीज दिखाई दे रही है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो RCM बार किस तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू समेशन, कहां से कहां जा रहा है समेशन 1 से n, मतलब हम यहाँ पे लिमिट दे सकते हैं दैट इज I इज इक्वल्स टू 1 to n एंड दैट इज MI RI बार एंड होल इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी समेशन सीरीज है दैट इज मूविंग फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to n, it is for mass that is mi, right। mi, right, and that becomes simplified form में RCM बार is equals to summation, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा summation of I is equals to 1 to n mi बार, मतलब is mass of the total body, तो मास ऑफ टोटल बॉडी लेट अस से कैपिटल M, राइट। और ये समेशन इसके बाजू में न्यूमरेटर वाला लिख देंगे I इज इक्वल्स टू 1 to n, इट इज mi into ri बार। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ पोजीशन सेंटर ऑफ मास। see here RCM bar is nothing but summation of mi ri bar upon mi bar, right। so अभी हमने जो देखा था RCM बार, ध्यान देंगे बराबर, RCM बार के वक्त पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी चाहिए, मतलब RCM बार के वक्त R बार। अब इसी तरीके से जब वो मोशन में रहेंगे तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो ये R के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा VCM बार, इधर अगर VCM बार आ रहा है तो इधर भी VCM बार, जैसे इधर R के वक्त R आया इधर भी V के वक्त V आएगा। बाकी मास एज इट इज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मासेस का पोजीशन जो है इक्वेशन में वो एज इट इज रहेगी। सिमिलरली यहां से हम एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास में अगर जाते हैं तो ये ACM बार हो गया, और इस ACM बार को के वक्त क्या हो जाएगा, जैसे RCM के वक्त R था, V के वक्त V था, वैसे A के वक्त इधर भी A रहेगा, मतलब समेशन mi ai बार अपॉन समेशन ऑफ mi बार, that is obviously from first particle to nth particle। बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास हमारे पास अवेलेबल है तो वो देख लेते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज नथिंग बट द स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन बराबर 50%, है ना, आधा, और वाई डायरेक्शन में भी इट इज हाफ। तो अगर इफ द एक्स एक्सिस इज ए, अभी स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इट्स लेंथ इज सेम, ये अगर ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी नीचे आ गई है लेकिन द लेंथ ऑफ अलोंग वाई डायरेक्शन फॉर द स्क्वायर इज सेम। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे एक्ट करेगा, डिस्टेंस अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, इट इज
a/2 a/2, दैट मीन्स यहां से इधर a/2 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, और y एक्सिस पे a/2 मतलब ये इतना पॉइंट आएगा। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे। तो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। सिमिलरली फॉर द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस की लेंथ है a, y एक्सिस की लेंथ है b, राइट। तो उस हिसाब से यहां से आधा और इधर से आधा, मतलब इधर से आधा देखेंगे तो ये a का आधा हो जाएगा, तो a/2 इट इज। इधर भी a/2 ही था, इधर भी a/2 था, लेकिन अभी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक लेंथ है a/2 और दूसरी लेंथ क्या है b, तो उसका भी आधा मतलब b/2, राइट। तो a/2 और b/2 ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे। तो दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो इट इज a/2 a/2, राइट। इफ यू गो फॉर सर्कल, है ना, अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो नो डाउट इट इज नथिंग बट आर आर। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो सेंटर से रेडियस या किसी एक सरकमफेरेंस से रेडियस तक के अगर हम देखते हैं तो इट इज यहां से इधर तक के ये पॉइंट, अलोंग वाई डायरेक्शन में भी वही रहेगा, राइट। तो ये इधर से इधर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट रेडियस r, दिस इज आल्सो रेडियस r, सो r r it is, right। and if it is half circular, that means आधा ही सर्कल अगर है तो ध्यान में रखना along x डायरेक्शन इट्स डिस्टेंस is 4r by 3 pi and along y direction it is r, right। मतलब यहां से इधर अगर हम देखते हैं तो this distance is nothing but 4r by 3 pi, मतलब 4/3 pi टाइम्स रेडियस। और अगर y डायरेक्शन में देखते हैं तो y डायरेक्शन में बराबर रेडियस जितनी, ये r हो गई और ये x की वैल्यू हो गई इतनी 4/3 pi into r। तो उनको कोइंसाइड अगर हम करते हैं तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज, राइट। एंड इफ वी गो फॉर द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए इसका बेस अगर b है और हाइट अगर h है, तो बेस का यहां से बेस के लिए इसकी वैल्यू रहेगी अलॉन्ग x डायरेक्शन b/3, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर पे आएगा। और अगर ये यहाँ पे हाइट की वैल्यू ये अगर h इज इक्वल्स टू मान के चलते 3 मीटर है, तो ये यहाँ से 1 मीटर पे, मतलब अगेन इट इज एट h/3, है ना, h/3 एंड b/3। तो ये दोनों यहाँ पे इस जगह पे कोइंसाइड करेंगे, तो दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द ट्रायंगल। बात क्लियर है सबको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास के बाद हम देखते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं रहता लेकिन डेफिनेट शेप रहता है। अ बॉडी विथ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप ड्यूरिंग मोशन। एग्जैक्ट शेप नहीं रहता मतलब किसी अगर हम ढूंढने जाएंगे कोई एक आधा ऑब्जेक्ट, तो वैसा ही ऑब्जेक्ट मिले with the same shape, with the same size, with the same mass distribution is quite difficult. So that's why that shape is unchanging shape and the body is perfectly definite. Such body is called as the rigid body. And for rotational equilibrium, the torque, summation of torque, external torque is nothing but equals to 0, मतलब resultant torque कैसा रहेगा for the rigid body is equals to 0। and if it the object is performing the translational motion, मतलब linear motion, तो उस समय में linear force आएगा and that is nothing but the summation of external force, that is net force, is equals to 0, right। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, राइट। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia is nothing but what? The product of mass of the body and square of the perpendicular distance from the axis of rotation or from the center। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो inertia, ये देखो आप लोगों को दिखाई देगा कि
इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला, हमने एक जनरल फॉर्मूला तैयार किया था. व्हाट इज दैट जनरल फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर बॉडी बनी हुई है तो उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इट इज mn इंटू rn स्क्वायर. तो इसका ये भी एक समेशन सीरीज है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन हमने रिड्यूस किया था एंड इट इज फ्रॉम I इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट n. सो I is equals to 1 to n, the product of mass of the particle and square of the perpendicular distance. तो ये दोनों का, m का भी और r का भी, perpendicular distance का भी सफिक्स कैसा है? सेम है, 1 1 2 2 3 3 अप टू nn. तो यहाँ पे भी mi into ri होल स्क्वायर. तो ये इक्वेशन हमारा मिलता है, हमें मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, राइट है. I is equals to summation from I is equals to 1, moment of inertia, obviously it is denoted by I, so 1 to n mi ri square, right, where r is nothing but the distance perpendicular to the axis of rotation. Radius of gyration, ये भी एक term थी. What is radius of gyration? Yes, it is nothing but k which is equals to root of r1 square plus r2 square plus r3 square up to rn square divided by n. What is n? n is representing the number of particles. जैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो व्हाट इज k? k इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, अगर मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मास से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उसके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को वो टोटल मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? रूट ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू mn rn स्क्वायर है. न्यूमरेटर में मास इंडिविजुअल उनके पार्टिकल्स के मासेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, अगर न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में m इंटू n कर दिया. हर एक पार्टिकल का मास, लेट अस से हमने अगर यहाँ पे m1 m2 m3 mn नहीं लिया, सभी पार्टिकल्स के लिए इंडिविजुअल मासेस अगर m ही कंसिडर कर दिया तो ये mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर अप टू n डिवाइडेड बाय m. ठीक है, चलो लेट अस कंसिडर द सेम. दैट इज m इंटू r1 स्क्वायर. अब हम m से इस न्यूमरेटर को रूट के अंदर के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये m इंटू r1 स्क्वायर प्लस m इंटू r2 स्क्वायर प्लस m इंटू r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू m इंटू rn स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m इंटू n. न्यूमरेटर में m से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट? ओके, I'll do it here. So k is equals to रूट ऑफ m से मल्टीप्लाई किया पहले पार्टिकल के साथ m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू mn इंटू rn स्क्वायर एंड होल इट इज डिवाइडेड बाय m इंटू n. न्यूमरेटर को भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. ये m लेना था हमें, तो दिस इज m and this is also m, right. तो k is equals to क्या हो जाएगा? ये what is this numerator of square root? It is nothing but moment of inertia, summation of moment of inertia, right. तो it becomes I, है ना, summation of क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल, तो इट बिकम्स टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड दैट इज कैपिटल M. So k comes out to be equals to what? Root of I by m. k is equals to root of I by m. इसका स्क्वेयरिंग कर दिया तो k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट हट जाएगा, I by m हो जाएगा, तो यहाँ से m को शिफ्ट कर देंगे
तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा एक इक्वेशन हमें मिलता है, दैट इज I इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, इजंट इट? चलो तो कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन के कुछ पॉइंट्स है। फैक्टर्स एंड रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द सेकंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन इन दो पॉइंट्स के ऊपर, पोजीशन मतलब ही कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक्सिस कहाँ पे है एग्जैक्टली, कौन सा एक्सिस के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगी। एंड द सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर हैविंग, सो दैट विल सी। ये कुछ रेगुलर बॉडीज जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने हमारे पास है। जैसे कि पहले है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, राइट, इसकी रेडियस कैसी है, कैपिटल आर है, मतलब ये कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो IC इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस में फाइंड आउट की होगी, एंड दैट इज नथिंग बट mr स्क्वायर, राइट। फिर अगर वो थिन रिंग है ऑफ रेडियस r, ये यहाँ पे रिंग के जगह पे वी शुड रिक्वायर डिस्क, है ना, इट शुड बी डिस्क, इट इज नॉट रिंग। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इट इज नथिंग बट mr स्क्वायर। ओके सॉरी, ये रिंग के लिए है, लेकिन पासिंग थ्रू द डायमीटर है, ठीक है। सो पासिंग थ्रू द डायमीटर इट विल बी mr स्क्वायर, राइट, mr स्क्वायर बाय 2। then if it is a thin rod, right, thin rod अगर है तो it is nothing but the moment of inertia again about the axis which is perpendicular to the rod and is passing through the midpoint, मतलब center of the rod, तो है, तो उसका moment of inertia ml square by 12, ये भी हमें पता है। circular disc अगर है, इसकी भी radius अगर r है, if the radius of this disc is r, then its moment of inertia is 1/2 mr square, right, where r is nothing but the radius, circular disc of radius r, and if the axis passing through its diameter, अगर diameter से pass on हो रही है तो उसका moment of inertia is mr square by 4, right. Similarly for hollow cylinder, if it is a hollow cylinder and if the axis is passing through the center of the cylinder, मतलब axis of cylinder is nothing but mr square। देखो यहाँ पे if you can observe hollow cylinder की बात कर रहे हैं, अगर कोई hollow cylinder को किसी दो पॉइंट से काट देते हैं तो जो पोर्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें देखने को मिलेगा दैट इज नथिंग बट द रिंग। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज सेम एज दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो ये रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज mr स्क्वायर। सो फॉर हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस है r, और अगर वो एक्सिस सिलेंडर के सेंटर में से पास ऑन हो रही है तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इधर भी में मिलेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया रिंग मिलेगी अगर हमने इसको बराबर काट दिया तो, है ना, एक स्लाइस जो मिलेगी दैट इज अ रिंग। सिमिलरली अगर वो सिलेंडर ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब डिस्क के साथ वो मैच करेगा। यहाँ पे रिंग के लिए हॉलो सिलेंडर, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हॉलो सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और ये डिस्क अगर वो पूरा भरा हुआ है, सिलेंडर अगर पूरा सॉलिड सिलेंडर है, उसको अगर किसी दो पॉइंट से बीच में से काट दिया तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली काटा लेकिन, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में हमें एक रिंग मिलती थी, यहाँ पे हमें एक डिस्क मिलेगी, राइट। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट
इट इज mr²/2, तो सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, mr²/2। एंड इफ इट इज अ सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है r, तो उसके लिए 2/5 mr² इट इज, राइट। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास, हमारे पास दो थ्योरम्स थे, एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज वेल एज सेकंड इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहता है, पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, राइट। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता था, जो रिजिड बॉडी हम लेते थे उसको किसी एक प्लेन में रख देते थे। जैसे कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है iz इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी जो है ये एग्जैक्टली कहाँ पे रखी होगी, कौन से प्लेन में रखी होगी। बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड में कौन सी दो एक्सिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक है एक्स एक्सिस का और दूसरा है वाई एक्सिस का, दोनों को ऐड कर दिया है ना। मतलब क्या कि ये एक्स वाई प्लेन में बॉडी को रखा होगा, तो जो जेड एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन को छोड़ दिया तो बची कौन सी, तीसरी एक्सिस दैट इज जेड। तो वो जेड एक्सिस जो है वो एक्स वाई के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके साथ तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगी ही रहेगी, लेकिन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दैट एक्स वाई एक्सिस, कंटेंट बाय दैट एक्स वाई एक्सिस, राइट। तो उस हिसाब से उस थर्ड एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर यहाँ पे ये रिजिड बॉडी को एक्स वाई प्लेन में नहीं रखा होता है ना, फॉर एक्स वाई प्लेन हमें इक्वेशन मिलता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो इफ बॉडी इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, अगर वो बॉडी को वाई जेड प्लेन में रखा है ना, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू इन टर्म्स ऑफ वाई जेड प्लेन एज वेल और एक्स जेड प्लेन एज वेल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर थ्योरम के हिसाब से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाई जेड को छोड़ के तीसरी कौन सी बची, एक्स एक्सिस, तो इट बिकम्स आई एक्स विच इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड। और अगर एक्स जेड प्लेन है तो इट इज एक्स जेड प्लेन के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई वाई, ये एक्स जेड को छोड़ दिया तो वाई एक्सिस बचेगी, तो थर्ड एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड हो जाएगा। सो द क्वेश्चंस में वी आस्क यू इन टर्म्स ऑफ दिस थ्री प्लेन्स, हमारे पास तीन प्लेन्स है उसी हिसाब से, राइट। एंड व्हाट अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या करते थे, हमारे पास रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, तो एक सेंटर ऑफ मास के लिए हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट कंसीडर करते थे, और एक एक्सिस और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्सिस इज ट्रेवलिंग दैट इज एनी पॉइंट ओ, मतलब अगर हम बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट आई, इसको सी बोला था, इसको ओ बोला होगा, तो आई ओ हमें फाइंड आउट करना था, सेंटर ऑफ मास अगर सी है तो आई ओ हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें क्या मिलता था, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर, राइट, वेयर आई ओ इज नथिंग बट द moment of inertia of one body about the axis which is passing through O, and this is passing through center of mass, where capital M is nothing but the mass of this rigid body and h is nothing but the perpendicular distance between the two parallel। ये एक्सिस जो जा रही है O पॉइंट से और C पॉइंट से, ये कैसी जा रही है, ये एक दूसरे के साथ कैसी दिख रही है, दे आर परपेंडिकुलर, तो ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम बोलते हैं h। तो ये h का स्क्वायर मास के साथ ऐड हो जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलता है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। इसके बाद हम इधर आते हैं, कुछ एनालॉजी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है।
एनालॉजी में लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। लीनियर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी v इज नथिंग बट, दिस इज ऑब्वियसली स्मॉल v which is equals to ds by dt where s is nothing but the displacement. इसकी एनालॉगस क्वांटिटी लीनियर मोशन में v, सॉरी लीनियर मोशन में v है, राइट। तो एंगुलर मोशन में वेलोसिटी बिकम्स डिनोटेड बाय ओमेगा। तो एनालॉजी बराबर ध्यान दो, v के जगह पे ओमेगा आ गया, ds ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, s की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। सो d बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन d बाई डी टी इधर भी एज इट इज है, बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो v इज इक्वल्स टू ds बाई डी टी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा बाई डी टी हो जाएगा, राइट। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, acceleration is dv by dt, right? Acceleration is nothing but dv by dt, that is derivative of velocity with differentiation of velocity with respect to time is acceleration. तो ये linear acceleration के जगह पे angular acceleration मतलब अल्फा आ जाएगा, और v के जगह पे यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, है ना। linear velocity तो इधर angular velocity, क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन है, एंगुलर मोशन है, ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन एंड इट इज m into v by dt, I mean m into dv by dt, है ना। मास इज कांस्टेंट, a इज नथिंग बट dv by dt, तो dv by dt। वैसे ही यहाँ पे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, तो एंगुलर मोशन में ये क्या हो जाएगा? एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क, टाउ, राइट। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, तो मास के जगह पे कौन आएगा? देखो, मास के जगह पे आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन के जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन, सो इट बिकम्स d बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। मतलब ही ये क्या हो जाएगा? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच विल बी कांस्टेंट, सो I बाहर हो जाएगा एंड d ओमेगा बाय डी टी, राइट, विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d omega by dt is what? d omega by dt is alpha, तो it becomes I into alpha। आ गया? ये जिस तरीके से m into a है, तो मास के जगह पे रिप्लेसमेंट आ गई, उसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू एंगुलर एक्सीलरेशन। आ गया? ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे लीनियर फोर्स की जगह पे एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क आ जाएगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा आ जाएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो वापस से मास के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट, दिस इज फोर्स इनटू स्मॉल v है वेलोसिटी, राइट। तो अब फोर्स के जगह पे, लीनियर फोर्स के जगह पे एंगुलर मोशन में एंगुलर फोर्स आएगा, मतलब टॉर्क हो जाएगा, और लीनियर वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो मास के जगह पे लीनियर मोमेंटम बिकम्स एंगुलर मोमेंटम दैट इज l, राइट, एंड मास बिकम्स moment of inertia and that is I. Similarly, linear velocity becomes angular velocity and that is nothing but omega. Impulse momentum theorem हमने पढ़ा है, impulse is nothing but change in momentum. So similarly, linear impulse is force into change in time which is equals to change in momentum, और change in momentum मतलब final momentum minus initial momentum it is, ठीक है। सिमिलरली एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा? तो ये टाउ इंटू डेल्टा टी है, ठीक है, टाउ इंटू डेल्टा टी है, ये पीटी हो गया वहां पे, तो टाउ इंटू डेल्टा टी बिकम्स इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और फाइनल लीनियर वेलोसिटी की जगह पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ आ गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू यू के जगह पे एम के जगह पे वापस आई आ जाएगा, और यू इनिशियल वेलोसिटी उसके जगह पे एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा है, राइट।
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, क्या कहते हैं, प्योरली रोटेशनल मोशन अगर है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। प्योरली रोटेशनल मोशन में दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द रिलेटिव मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज सर्कुलर मोशन, है ना। अगर प्योरली रोटेशनल मोशन है तो वो उसमें पार्टिकल की पोजीशन कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। एंड व्हेन दे विल मूव इट विल फॉर्म अ सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Angular velocity of all the particles about a given point of rigid body is same. Obviously सारे पार्टिकल्स अगर किसी एक ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो जो बॉडी का एंगुलर बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वही सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, सो इट विल बी सेम। सो एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ये एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा है, लीनियर सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ को हम एस से डिनोट करते थे और रेडियस को आर से डिनोट करते थे। तो यहाँ से एस अगर हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब आर्क लेंथ अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो ये आर इंटू थीटा हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, राइट। एंड मॉड ऑफ v इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस s को अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो डी एस बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा, बिकॉज रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट। सो आर को कांस्टेंट कर दिया, बाहर कर दिया, और थीटा का डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसलिए v आ जाएगा, आर एज इट इज multiplied by d theta by dt. Differentiation of angular displacement with respect to time is nothing but angular velocity, and that is omega. So v is equals to r into omega. This is nothing but the relation between linear velocity and angular velocity. V is equals to r into omega, right? And third point क्या कहता है, if a is constant, मतलब angular acceleration अगर constant है, अब हमने लीनियर मोशन के वक्त पढ़ा था, उस वक्त अगर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या क्या इक्वेशन आए थे, तो इसी से हम उसी के इक्वेशन या उससे इसके इक्वेशन लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे कि हमारा पहला इक्वेशन था, यू कैन रिमेंबर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। यहाँ पे क्या है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सो फाइनल लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। फिर था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो s के जगह पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, t विल रिमेन t, और लीनियर एक्सेलरेशन के जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तीसरा इक्वेशन था काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। देखो v के जगह पे ओमेगा f, u के जगह पे ओमेगा है, a के जगह पे अल्फा, एंड s के जगह पे थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज, राइट। सिमिलरली थीटा angular displacement is nothing but equals to what, I mean here it will be s, which is equals to what, v average multiplied by time. Linear displacement is equals to average velocity multiplied by time. तो average velocity क्या रहती थी, दो ही velocities थी, इनिशियल और फाइनल, तो उनका एवरेज कैसे आएगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम t, राइट। तो u के जगह पे ओमेगा 1, v के जगह पे ओमेगा 2, यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 मतलब फाइनल वेलोसिटी। सो u इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम इट इज, राइट। तो
दीज आर एनालॉगस इक्वेशंस, राइट। एंड रोलिंग मोशन, अब रोलिंग मोशन में रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, अब रोलिंग मोशन क्या होती है, विच इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक रोटेशनल मोशन और दूसरी लीनियर मोशन, जिसमें सेंटर या सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर है ना, क्योंकि रोलिंग ऑब्जेक्ट इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, डिस्क, ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो उनका सेंटर रहेगा, तो वो सेंटर जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है और बाकी सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज रखा, हाफ आई के जगह पे अभी हमने थोड़ी देर पहले आई का एक इक्वेशन पढ़ा था, आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, दैट इज मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। तो हाफ एम के स्क्वायर आई के जगह पे रख दिया, और ये जो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, यहां से ओमेगा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, v बाय आर। तो ओमेगा के जगह पे इधर v बाय आर रख दिया, मतलब v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, या v बाय आर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बचेगा क्या, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, और यही से हम रोलिंग ऑब्जेक्ट कैसा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, this k square by r square will tell us that the rolling object, the type of rolling object। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलते हैं रोलिंग ऑब्जेक्ट ये फॉर एग्जांपल रिंग है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, आई रिंग हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो जिसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस ट्रैवल करती है तो उस सेंटर के अबाउट, उस सेंटर में से जाने वाले एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर, where r is nothing but the radius of gyration, sorry radius of the ring, right। और दूसरा एक इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी हमने देखा था, ये दैट इज एम के स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, राइट। तो ये एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, है ना, ये एम एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1। तो अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये रेशियो 1 आ रहा है, तो वी कैन से द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और द हॉलो सिलेंडर, है ना, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल अगर हॉरिजॉन्टली उसको काट देते हैं तो रिंग मिलेगी, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। इसलिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर 1 आता है तो इट इज नथिंग बट द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ईदर रिंग और अ हॉलो सिलेंडर। अगर वही मोमेंट ऑफ, अगर हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एंड इफ इट इज, if the value of moment of inertia we are having for disk, है ना, डिस्क अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। तो आई डिस्क की वैल्यू हमें पता है, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, इसको आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा, एम एम कैंसल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को इक्वेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में ये 1/2 बचेगा। तो अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1/2, देन द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म डिस्क और अ सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को भी अगर हमने उसका एक स्लाइस निकाला हॉरिजॉन्टल काट के, तो वी विल गेट अ सॉलिड, आई मीन दैट इज नथिंग बट द डिस्क, राइट। So this is what all about the analogy and motion of system of particles of a rigid body, right। रोलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में इसकी हमने वेलोसिटीज वगैरह फाइंड आउट की थी, वो भी एक बार देख लेते हैं। रोलिंग ऑब्जेक्ट इफ इट इज मतलब काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू रोटेशनल, सॉरी ई के आर मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो फॉर सॉलिड स्फीयर, अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट ये सॉलिड स्फीयर है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ई के आर मतलब
is nothing but the rotational kinetic energy which is equals to 40% of its translational kinetic energy. अगर वो स्नेल है तो rotational kinetic energy is 66% of its translational kinetic energy. This relation you can remember, है ना, डायरेक्ट इक्वेशन हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट ये डिस्क है तो उस रोलिंग ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये कैसी रहेगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज 100 जूल, देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 50% रहेगी, मतलब 50 जूल, राइट. एंड फॉर रिंग इट इज इक्वल. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम इन दैट केस, राइट. इसी रोलिंग ऑब्जेक्ट के वक्त, रोलिंग मोशन के वक्त हमने दो इक्वेशंस भी तैयार किए थे. एंड व्हाट आर दोस टू इक्वेशंस? एक था वेलोसिटी और एक था एक्सेलरेशन एट द मतलब वेलोसिटी हमने लोवेस्ट पॉइंट पे फाइंड आउट किया था. यू कैन रिमेंबर द डायग्राम, है ना. कुछ इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ की थी, है ना. ये एंगल थीटा लिया था, रोलिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था, ये यहाँ से नीचे आता था. तो इस जगह की इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? इनिशियली u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की थी. दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज बीन रोल डाउन. और इस दौरान ये जो डिस्टेंस कवर करता है, दिस डिस्टेंस वी हैव कंसीडर्ड इट एज s. हमने इसको s कंसीडर किया था, राइट. तो यहां से हमें इक्वेशन मिला था वेलोसिटी, मतलब ये बॉटम पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो इट इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वेयर दिस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, रिमेंबर दैट द रेशियो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर विल टेल अस द टाइप ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको रोलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो we can say that the object कौन सा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Similarly, acceleration along the inclined plane is a is equals to root of g sin theta upon 1 plus k square by r square, and time taken for to reach the bottom of the inclined plane, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ तक कि उसको पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? तो it is equals to 1 by sin theta root of twice h into 1 plus k square by r square upon g. So this is nothing but the time taken by the object to roll down. यहाँ पे कुछ और एक कंटेंट हमारे पास है तो उसके बारे में देख लेते हैं. एंड इट इज कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन. तो VCRTM मतलब कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन इज इक्वल टू V प्योर रोटेशनल प्लस V ट्रांसलेशनल. एक्सीलरेशन CRTM मतलब प्योर रोटेशनल एक्सीलरेशन प्लस ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन. तो डायनामिक्स ऑफ CRTM फॉर एनालाइजिंग इट्स मोशन वी कैन अप्लाई टू इक्वेशन. एक समेशन ऑफ टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क विच इज इक्वल टू मास इनटू ACM बार, राइट. एंड समेशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, राइट. ये एक्चुअली यहाँ पे लीनियर की अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करते हैं तो ये टॉर्क के जगह पे हमें F एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी, राइट. विल बी इक्वल टू M इंटू ACM बार. अगर वो टॉर्क है मतलब रोटेशनल मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो मास विल बी रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सीलरेशन विल बी लीनियर एक्सीलरेशन विल बी रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट. सो इट बिकम्स R बार क्रॉस F बार. हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वक्त हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज हमारे पास एक फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस F बार हमें मिला था, जहां पे हमने कंजर्वेशन ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमने देखा था. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम. टू अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन अबाउट नॉन इनर्शियल पॉइंट, सूडो फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना. अगर हमें न्यूटन का इक्वेशन अप्लीकेबल करना है, अप्लाई करना है इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दैट केस what we want is nothing but the force. We have to apply the force on the center of mass of the body. So in that case the equation becomes
for kinetic energy of CRTM is equals to kinetic energy of rotational plus kinetic energy of translational. बस फर्क क्या है, वो इक्वेशन वही है, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा के जगह पे वी बाय आर वगैरह रखा था, हाफ एम वी स्क्वायर, बस रखना क्या है, वी के जगह पे VCM करना है और आई के जगह पे ICM, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की दी जाएगी, ठीक है। So angular momentum of rigid body performing CRTM follows pure rotational as a rigid body about center of mass and translational as a particle. ठीक है, तो ये एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो टॉर्क इज इक्वल टू, अभी हमने एक इक्वेशन देखा था, टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये नेट टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार क्या होता है, डी एल बार बाय डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट यू कैन से एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हमें रखना था, ये कब कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, क्या है, डी बाय डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इट इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब डी बाय डी टी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम, अब ये इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करो, राइट, क्या आएगा, एल के जगह पे क्या है, कांस्टेंट, या कांस्टेंट के जगह पे एल, हमें वही चाहिए ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, कंजर्वेशन करना है मतलब देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट, तो कब रहेगा एंगुलर मोमेंटम, ये एल के जगह पे कांस्टेंट आना चाहिए, तो एल के जगह पे अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अगर हमने डेरिवेटिव ले लिया तो राइट हैंड साइड बिकम 0, तो इसके राइट हैंड साइड मतलब इधर वाली साइड में क्या है, टॉर्क, तो अगर ये टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, सो नेट टॉर्क if it is equals to 0, the angular momentum is constant, right? So angular momentum of a system is nothing but equals to summation of I is equals to 1 to n number of particles are there, तो सभी particles का angular momentum हमने calculate करके add कर दिया तो total momentum of a total angular momentum of a system हमें मिल जाएगा। Angular momentum of rigid body performing pure rotational motion about fixed point, fixed axis is nothing but this, that angular momentum of a system about the axis of rotation, AOR stands for axis of rotation, is equals to moment of inertia about the axis of rotation multiplied by angular velocity it is, and relations are there, some relations between the torque and angular momentum, तो torque का भी हमने देखा था, dl bar by dt is nothing but the torque, ये tau bar ऐसे हम शो करते हैं, this is the symbol, unit of torque is same, that is Newton per Newton into meter, right? Dimensional formula is m power 1 l power 2 t power minus 2 it is, and angular impulse is linear impulse को हम I से डिनोट करते हैं, angular impulse को हम J से डिनोट करते हैं, तो angular impulse is equals to integration of torque multiplied by obviously angular force into time आ जाएगा, impulse क्या होता है, I is equals to force multiplied by change in time और force into time भी हम बोल सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के वक्त एंगुलर फोर्स आएगा एंड दैट इज नथिंग बट टॉर्क, और डेल्टा टी मतलब ही dt, तो जे नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, व्हाट यू कैन से इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर इम्पल्स है इसीलिए इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सेम इज हियर, J becomes I in linear motion, right? तो linear impulse is I is equals to integration as it is, torque के जगह पे linear motion का force आएगा, that is F bar into dt के जगह पे as it is dt, impulse momentum theorem linear motion के term में mostly हम लोग पढ़ते हैं, that is I net is equals to PF minus PI, change in momentum is nothing but equals to impulse, unit is same, that is Newton second, right? And this
angular momentum J bar is nothing, sorry, angular impulse is nothing but equals to R bar, that is perpendicular distance cross product with moment of inertia, sorry, impulse, that is linear impulse. R bar cross I bar is nothing but equals to J bar, that is angular momentum. जिस तरीके से angular momentum हम लिखते हैं L bar is equals to R bar cross P bar, है ना, वैसे ही ये angular impulse is equals to R bar cross linear impulse, and that is nothing but I bar, isn't it? So this is what all about your linear relation between linear momentum and the torque, ठीक है, and all about the conservation, ठीक है. एक एंगुलर मोमेंटम का एक डायग्राम यहाँ पे रह गया, वो भी देख लेते हैं. That should be seen initially. Angular momentum is equals to perpendicular distance cross product with the linear momentum, right? So this is nothing but angular momentum about the point O, right? So you can observe एक सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ किया है जहाँ पे पार्टिकल एंगुलर मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है, या यहाँ पे पार्टिकल ड्रॉ किया है, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा? लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियली जाएगा. मतलब अगर हम इसको, ये सर्कल अगर हम बोलते हैं, ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है ना, दिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, एरो ड्रॉ कर दिया, मतलब ये हो जाएगा आर बार, राइट. इस ये अगर एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका लीनियर, इसकी लीनियर वेलोसिटी कैसी जाएगी? इस तरीके से टेंजेंशियली, यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी v बार. और वैसे ही अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी v बार है तो उस डायरेक्शन में पार्टिकल का मास चेंज होने वाला है क्या? नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज. तो इसी लीनियर वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू वी बार अगर कर दिया, तो व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, दैट इज p बार. तो ये आ गया p बार, है ना. एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके करते हैं. तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन अगर है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो थंब किधर जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, राइट. तो लीनियर, तो एंगुलर मोमेंटम भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर विद द प्लेन कंटेनिंग आर बार एंड पी बार. तो ये आर बार और पी बार, इनके बीच का ये क्या हो गया? ये प्लेन हो गया. इस प्लेन के साथ ये एल बार कैसा है? It is making an angle of 90 degree. So that should be perpendicular. L bar is equals to R bar cross P bar. तो ये R bar as it is mass constant है, बाहर कर दिया, R bar cross V bar. So M into mod of ROA मतलब O to A radius vector multiplied by velocity vector into sin theta. क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसका सिर्फ ये M into ROA, mod of V bar into sin theta. U कैप नहीं लिखा है, यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो mod of angular momentum it is. Is that okay? So this is what your complete chapter, that is rotational motion in a single page, right? So this is how you can reduce your syllabus in just a time of less than an hour, right? Thank you.